नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है सोशल इंजीनियरिंग पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। विषय बहुत ही अच्छा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा सुने और ध्यान से। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हैं, आज के विषय को शुरू करते हैं। आज की कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हारा संदेश एक बार नहीं कई बार पढ़ा, पढ़कर मन को कष्ट तो बहुत हुआ, किंतु आश्चर्य नहीं हुआ। कष्ट इसलिए हुआ कि तुमने अपनी ही मां के चरित्र पर लांछन लगाए, जिनको कोई भी मां सहन नहीं कर सकती। और आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि तुम भी एक भारतीय पुरुष यदि किसी भी स्त्री के विचारों से सहमत नहीं होता तो वह उसके चरित्र पर लांछन लगाना अपना कर्तव्य समझता है। वो इससे ही अपनी दुर्बलता को दूर करता है। तुमने भी यही किया। तुमने मेरे पुनः शादी के निर्णय पर इतना क्रोध दिखाया कि ये तक लिख डाला कि मुझे मां कहते हुए तुम्हें शर्म आती। इन शब्दों ने मुझे कितना कष्ट पहुंचाया ये कभी तुम सोच भी नहीं सकते। दिल में तो ये विचार आया कि मैं तुम्हारा कभी मुंह ही ना देखूं और तुम्हें कोई उत्तर न दूं, तुमसे बात भी ना करूं। लेकिन ये तुम मेरी दुर्बलता समझोगे, इसलिए तुम्हें उत्तर देना बहुत आवश्यक है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ को कितने कष्ट झेलने पड़े तुम्हें पालने। तुम मेरा ये संदेश पूरा अवश्य पढ़, ये मेरी तुमसे विनती है। मुझे आशंका है कि तुम आजकल बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, शायद इसे पूरा भी ना पढ़ो। आवश्यकता नहीं कि हम 5 बहनें थी और एक भाई था। बहनों में मैं चौथे नंबर पर थी। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि हमारे समाज में लड़की होना किस रूप में देखा जाता है। एक दबी दबी सी जिंदगी हमें बितानी पड़ती है। हमारा जन्म भी केवल इसलिए हुआ कि हमारे माता पिता को एक लड़का चाहिए था, और जब तक लड़का नहीं हुआ ये क्रम चलता रहा और हम 5 बहनें हो गई। हमारा इस संसार में आना शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय गर्भ में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वरना तो शायद हमें इस संसार में आने से ही रोक दिया जाता। यह मैं केवल तुम्हें इसलिए बता रही हूं ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारी इस अम्मा को बचपन से ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। एक अनचाही संतान की तरह मैं इस संसार में आई। एक के पश्चात दूसरी लड़की होने के कारण हमारे माता पिता आर्थिक रूप से हमें पालने में असमर्थ हो गए और हमें सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। एक दूसरे के हम कपड़े पहनते, शादी ब्याह में ही हमें नए कपड़े नसीब होते। इस प्रकार एक हीन भावना सी हमारे मन में हो गई कि हम क्यों जबरदस्ती पाला जा रहा है। पढ़ाई में हम बहनें अच्छी थी क्योंकि हमें पता था कि पढ़ाई ही वो एक हथियार है जिससे हम सम्मान पा सकते हैं। मैंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और जल्दी ही मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई। पूरे परिवार ने, समाज ने इस मेरे निर्णय पर उंगली उठाई कि लड़की है, क्या करेगी, शादी कर दो इसकी, क्या जरूरत है नौकरी वोकरी करने में। लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। कैसे किया तुम्हारी इस माँ ने अपने इस कुंवारेपन का सफर, शायद तुम कभी सोच भी न पाओ। कॉलेज में भी सह शिक्षा एवं कार्यालय में भी पुरुषों के साथ काम करना पड़ा, किंतु अपने आप को एक सीमा में रखकर ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। एक लड़की को हर समय यही डर लगा रहता है, कहीं किसी सीमा का उल्लंघन न हो जाए, कहीं कोई चरित्र पर उंगली न उठा दे। इसके अतिरिक्त कई ऐसी बातें जो केवल लड़के को ही सहनी पड़ती है। इस सब कष्टों को सहते हुए यह पता भी न चला कि कब 1 वर्ष बीत गया। एक जवान लड़की के मन में शादी को लेकर कुछ उमंगें होती है, कोई भी उमंग मेरे मन में नहीं थी। मुझे इसलिए आशा थी कि शायद शादी जल्दी हो जाएगी क्योंकि मैं नौकरी करती थी, वो भी सरकारी। मेरी इच्छा थी कि तो केवल इतनी कि मेरा पति भी मेरी तरह पढ़ा लिखा हो एवं नौकरी करने वाला हो। किंतु जब रिश्ते की बात पता चली तो ऐसा लगा कि मेरी ये इच्छा भी पूर्ण नहीं होगी। अपनी माँ को तुम उस समय देख नहीं सकते, किंतु ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ के नए नक्श तीखे और सुंदर होने के बावजूद कद आम लड़की से कुछ छोटा और रंग में गोरेपन की बजाय सांवलापन है। इसके अतिरिक्त हम 5 बहनों का होना भी मेरी शादी में बाधक था। इस पर यदि कोई हमारी उन कमियों को दरकिनार कर हाँ भी कर देता तो जन्म पत्री आड़े आ जाती। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। जहां पर घर वाले इस बात को लेकर चिंतित थे, वहां मैं एक प्रकार से प्रसन्न थी कि मेरी शादी नहीं हो रही है। इस प्रकार मुझे यह लगने लगा कि मैं अगले वर्ष की विभागीय परीक्षाओं में बैठ सकूंगी। मुझे ऐसी आशा थी कि मेरी पद में उन्नति होने पर मुझे अच्छा वर मिल जाएगी। मेरी यह इच्छा
शायद नहीं पूरी होने वाली थी। इसलिए एक रिश्ता हमें ऐसा मिला कि मैं चाहते हुए भी मना नहीं कर। लड़का मेरे से कम पढ़ा लिखा था, घर की दुकान पर ही काम करता था, किंतु देखने में मुझसे कहीं सुंदर था। उसके परिवार में 3 बहनें और 2 भाई थे। एक बहन की शादी हो चुकी, उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए एक नौकरी वाली लड़की की चाह थी उनको। इस प्रकार मेरी शादी तुम्हारे पिता से हुई। शादी के बाद हमने पाया कि एक बात पर हम दोनों के विचार एक जैसे हैं। हम दोनों ने निश्चय किया कि जिस आर्थिक स्थिति में हम रहे हैं, उस आर्थिक कमी को हम अपने बच्चों को महसूस नहीं होने दें। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम अभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब घर की जिम्मेवारी को निभाते हुए हम पहले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। हमें घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा मिल गया। इस कस्बे से मेरे ऑफिस की दूरी लगभग 40 किलोमीटर। मुझे फिर से दैनिक यात्रा बनना पड़ा। दिल में यह खुशी हुई कि आगे से यात्रा कम करनी पड़ेगी, किंतु यह खुशी भी अधिक देर तक नहीं रही। इस कस्बे में अधिकतर बसें पीछे से ही भरकर आती थी, इसलिए अधिकतर समय खड़े होकर ही यात्रा करनी। इस प्रकार 6 मास बीत गए। मैंने परीक्षा लेने का विचार बना लिया और पढ़ाई के लिए पुस्तकें ले ली। वैसे तो घर आने पर शाम को खाना भी बनाना पड़ता, किंतु रात को मैं पढ़ने के लिए समय निकाल लेती। यह भी कुछ देर के लिए ही चला था कि एक नई समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई। औरतों ने मेरे पेट की ओर देखना शुरू कर दिया। वहां पर जब उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने हमारे ऊपर शक होने लगा और हमारे लाख समझाने पर उन्हें विश्वास नहीं और हमें डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए कहा गया। यहाँ पर स्त्री होने के नाते अधिकतर मुझ पर ही शक किया जाता, इसलिए हमें अपने निर्णय में परिवर्तन करना पड़ा और अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे गर्भवती हुई। इसके परिणाम स्वरूप तुम इस संसार में आए। तुम्हें जन्म देने से मुझे बहुत राहत मिली। एक तो पुत्र को जन्म देने के कारण घर में मेरी मान मर्यादा बढ़ गई। दूसरे, हमने यह निर्णय किया कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे ताकि तुम्हारा पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके। अब जो बड़े परिवार के कष्ट हमें झेलने पड़े वह हमारी संतान को न झेलने पड़े। शायद हमारी लड़की होती तो हम इस प्रकार न सोच पाते। भारतीय समाज में लड़के के रूप में एक वंशज की कामना की जाती है, इसलिए इस घर को वंशज देने के कारण मेरा मान सम्मान बढ़ा। अब हमें अपना भविष्य तुम में नजर आने लगा। 6 मास से अधिक मैंने छुट्टियां ले ली और तुम्हें वह सारी सुख सुविधाएं दी जो एक नवजात शिशु को अपनी माँ से मिलनी चाहिए। इसके पश्चात घर वालों की यह इच्छा थी कि मैं तुम्हें घर पर छोड़कर जाया करूं, क्योंकि घर में तुम्हारी देखभाल करने वाले कई व्यक्ति थे। किंतु मैंने इस बात को नहीं माना और अपने कार्यालय में छोटे बच्चों के लिए क्रैच खुला। मैं चाहती थी कि तुम्हें वहां, एक तो तुम वहां मेरी देखभाल में रहोगे, दूसरे तुम वहां माँ के दूध से भी वंचित नहीं रहोगे। इसलिए मुझे प्रतिदिन तुम्हें साथ ले जाना पड़ता। अपना पर्स, तुम्हारे नन्हे कपड़े, बैग कंधे पर लटकाए जब मैं बस में चढ़ती तो दूसरे यात्रियों की आंखों में दया का पात्र बन जाता एवं कोई भी मुझे बैठने के लिए स्थान दे दे। कार्यालय में जाकर मैं अपने काम के साथ साथ तुम्हारा भी समय का ध्यान रखती। इतना सब करने पर भी जब देर शाम तक घर पहुंचती थक कर चूर हो चुकी हो। इस पर भी रात को घरों में काम में हाथ बटाना पड़ता। तुम्हारे पिता भी देर से काम से लौट कर आते, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे। इस प्रकार 2 वर्ष से अधिक बीत गए। काम की अधिकता के कारण मैं कार्यालय की परीक्षाओं में नहीं बैठ सकी। इसके परिणाम स्वरूप जब मेरे साथ काम करने वाले मेरी महिला मित्र जब मेरी ही ऑफिसर बनकर आई तो मेरे दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कार्यालय की परीक्षाओं में बैठ कर रहूंगी। इसके लिए मैं कभी कभी कार्यालय में कुछ समय निकाल कर पढ़ती अथवा रात को खाना निपटाने के बाद पढ़ती। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि कितना परिश्रम करना पड़ता था एक औरत। इसके कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता, किंतु इस बात की किसी चिंता थी। एक ऐसी लगन थी कि कुछ करना है कि दूसरों के साथ मुकाबला करते हुए तुम्हारा भविष्य बना सके। मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने परीक्षाओं में सफलता पाई। मुझे पद में उन्नति मिली, मेरी आय बढ़ी, किंतु इसके साथ साथ कार्यालय की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। मुझे अधिक काम करना पड़ता। उधर तुम्हारे पापा भी अधिक काम करते। एक तो बड़े होने के कारण हमें घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती, दूसरे अपने जीवन का स्तर भी सुधारना था। तुम्हें स्कूल में दाखिला करवाने का समय आया तो अपनी हैसियत से बढ़कर उनके सबसे महंगे स्कूल में से एक प्राइवेट स्कूल में तुम्हें दाखिला करवाया। कुछ वर्ष बाद मुझे सरकारी मकान मिल गया। तुम्हारे पापा ने भी अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया। यहीं पर हमारी मुलाकात मेहरा साहब से हुई। उन्होंने हमारा सामान विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। इससे हमारी आय बढ़ने लगी। उस समय तुम्हें कार लेने की जिद थी, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के कई बच्चों के माता पिता के पास कार थी। एक तो उस समय हमारे पास पैसे कम थे, दूसरे हम अधिक से अधिक धन बिजनेस में लगाना चाहते थे, इसलिए हम अभी कार नहीं लेना चाहते थे। किंतु तुम्हारी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। हमने कार ली ताकि तुम अपने मित्रों के आगे अपने को छोटा महसूस ना करो। दोस्तों, ये कहानी 2 हिस्सों में आएगी, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी, और इस कहानी के दूसरे पार्ट को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो बचा कुछ रहस्य है वो अगली कहानी में ही।
किस प्रकार एक औरत संघर्ष करती है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उसको समाज में उच्च दर्जा देने के लिए। तो ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, और जो भी पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर क्लिक करें। तो मिलता हूं एक इस स्टोरी के अगले पार्ट में जल्द ही। धन्यवाद, जय हिंद।